हाँ भाई, नमस्कार सभी साथियों को। तो आप यूं पहला पढ़ो गुर्जर प्रतिहार वंश, और गुर्जर प्रतिहार वंश के सारे राजा क्रम से याद है आपको? एक बार फिर बोलो। नागभट्ट, नागभट्ट फर्स्ट के बाद कुकुस्त, कुकुस्त के बाद वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र के बाद मही महिर भोज, महिर भोज के बाद महेंद्रपाल, महीपाल, राज्यपाल, त्रिलोचन, यशपाल। बिल्कुल सिंपल राजवंश है। एक एक छोटी छोटी बात है। प्रश्न बता दो, दो तीन। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है? राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजवंश कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। और फिर एक प्रश्न आप मुझे बताओगे, इनके पतन का कारण भी काफी आता है, लेकिन आप मेन मेन जो बात देखा, देखो अपने जो मेन बात देखेंगे। चलो ये बताओ, प्रतिहारों का स्वर्ण काल किसके समय था? और प्रतिहारों का सह वाली बात है, पितरंता भी कौन है? सुलेमान किसके काल में आया था? मीर बोध। अल मसूदी रामभद्र। वेरी गुड। आज एक सॉरी, अल मसूदी महेंद्रपाल के समय आया। आज आप एक जो राजवंश पढ़ेंगे, उस राजवंश का नाम है परमार। वास्तव में बहुत महान राजवंश था राजस्थान में। कौन सा? परमार। परमार जो राजवंश है वो बहुत महान हुआ है। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो ध्यान रखो इस बात का। परमारों से पहले ऐसे बताते हैं कि अपना ये इस प्रकार से जो भारत है, इस भारत के बेल्ट पर जो राज किया वो गुर्जर प्रतिहार ने किया। कि कौन से वंश ने राज किया? और ऐसे बताते हैं कि जब तक प्रतिहार और परमार वगैरह ये राजवंश थे, तो कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी भारत की सीमा को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया, प्रभुत्व नहीं जमा पाया। आक्रमण तो हुए थे लेकिन जीत नहीं पाया, विजय नहीं कर पाया। आपको याद हो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। 712 से 1192 तराइन का दूसरा युद्ध तक भारत को जो बचाने वाले थे वो राजस्थान के लोग ही थे। बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए कभी भी देखना कि वीरता की जब बात आएगी तो राजस्थान का नाम लिया जाएगा, कि एक टाइम में राजस्थान का भी इतना बड़ा बेल्ट था, इतना बड़ा क्षेत्र था कि पूर्वी बंगाल तक फैला हुआ था। आपने देखा ही है, पढ़ा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पाल वंश के राजा, राष्ट्रकूट के राजा, यानी बुंदेलखंड तक हमारा जो विस्तार है वो हो चुका था राजस्थान का। इतना बड़ा साम्राज्य, और वास्तव में जितने भी अरब आक्रमणकारी थे उनको बाधकता का काम किया था, दीवार बनकर काम किया था, रोका था। तो उस समय जो भारत को बचाने वाला था वो केवल राजस्थान था। आपने पढ़ा है अभी अभी। लेकिन गुरुजी इतने स्रोत नहीं मिलते जितने मुगलों के मिलते हैं या दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुए थे उनके मिलते हैं पढ़ने के। उनका कितना अच्छी तरह से समृद्ध तरीके से इतिहास बताया गया। लेकिन जैसे अब आपने गुर्जर प्रतिहार कराया, अब आपने कहा 400, 450, 500 साल जितना राज किया इन्होंने, उस समय इनका कुछ ना कुछ तो मतलब इस राजपूत जो अपने काल पढ़ रहे हैं, इसको 450, 500 साल जितने पढ़ रहे हैं, इसमें इतना बड़ा चौड़ा इतिहास नहीं दिखाया गया, समेट दिया। और अकेला हम मुगल काल पढ़ते हैं तो पूरा एक महीना गुजर जाता उस इतिहास को पढ़ते पढ़ते, तभी पूरा नहीं होता है। तो ऐसा क्या? देखो, जैसे अब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, तो जितने भी, देखो ये क्या करते थे कि अपने साक्ष्य ना रह जाएं, तो जितने भी ग्रंथ वगैरह हमारे जो दरबार में राजाओं के कवि हुआ करते थे वो लिखते थे, उनको ये जला देते थे। तो अब इतिहास के साक्ष्य मिले कहाँ? प्राचीन जी का ग्रंथ वगैरह, वहीं से तो हम साक्ष्य लेंगे। कि जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर एक शासक हुआ था जिसका नाम था धंधुक। अब धंधुक की जानकारी कठे मिलेगी, तो यानी कुछ ना कुछ तो साक्ष्य रहे होंगे, और वो साक्ष्य तो इन्होंने आक्रमणकारियों ने जला दिए। तब इनका क्या है कि लंबा चौड़ा इतिहास इतना मिलता नहीं है। हम जो थोड़ा मोटा इतिहास पढ़ते हैं इनका, कोई इनका मंदिर बनाया हुआ मिल गया तो उसमें कोई प्रशस्ति लिखी गई है, वहां से हमने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हमने जो जानकारी है वो इकट्ठी की है। इतिहासकार कुछ ये भी लिखते हैं कि जो अपना पूर्व मध्यकालीन इतिहास है वो अंधकार के अंदर है, मतलब इतने जो साक्ष्य ज्यादा है वो मिलते नहीं है। तो मध्यकालीन का भी अलग अलग पार्ट हो, एक पूर्व, एक मध्यकालीन, बीच में आओ, फिर एक बाद में आओ, बी का भी 3 पार्ट बने। चलो अपने राजवंश शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है? परमार। सबसे पहले मैं आपको परमार की राजवंश की बात बताऊं तो देखो इसमें आपको याद जो वो बात क्या करनी। परमार का शाब्दिक अर्थ क्या है?
लिखते चलिएगा। देखो गुरुजी परमार वंश हमें क्यों करवा रहे हो, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी इन पिछले सालों के अंदर, पहले तो क्या थे, ये 4-5 बड़े बड़े राजवंश हुआ करते थे राजस्थान में, वहां से प्रश्न उठा लेता था एग्जामिनर। अब उनसे तो प्रश्न पूरे हो गए, अब थोड़ा डीप तो बढ़ाना है पेपर एक आता, तो कहां से उठाए। फिर आपने कुछ प्रश्न वास्तव में ऐसे देखेंगे, जैसे बिमल शाह जैन वो मंदिर है, वो किसने बनवाया, बिमल शाही मंदिर। तिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था, और जो बिमल शाह आबू में नियुक्त किया गया था वो कहां से आया था व्यक्ति। तो ये सारे प्रश्न जो बनते हैं, अब आप कहोगे बिमल शाह तो राजस्थान का नहीं था, तो उसने कैसे बनवाया। तो इनको पढ़ोगे तो आपको पूरी जानकारी जो पता चलेगी। तो चलो अब अपने शुरू करते हैं राजस्थान में परमारों का इतिहास। तो शाब्दिक जो अर्थ है वो है शत्रु का नाश करने वाला। शत्रु का, ईमानदारी के साथ नोट्स बनाओ, नाश करने वाला। तो परमार का जो शाब्दिक अर्थ है वो शत्रु का नाश या शत्रु को मारने वाला, ऐसे लिख लो आप, शत्रु को मारने वाला। मारने वाला क्या कहलाया, परमार। शत्रु को मारने वाला परमार कहलाया। प्रतिहारों की शक्ति का ह्रास हुआ, इनकी शक्ति खत्म हुई, और इनकी शक्ति जैसी खत्म हुई उसके बाद जो आए वो कौन आए थे, परमार। इनकी आपको अब दो मेन बातें लेकर चलनी है साथ साथ में। गुरुजी दो क्या, एक तो आपको देखना है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई है। दूसरा बात देखना है कि इनकी जो शाखा थी, जैसे प्रतिहारों की अपने कितनी शाखा पढ़ते हैं, 26, इसमें 2 राजस्थान के अंदर थी, तो इनकी भी जो शाखाएं थी वो कितनी थी, वह भी अपने को देखनी है। चलो तो देखते हैं इनकी शाखाओं को। अगर हम बात करें उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के लेकर जो सिद्धांत देते हैं वो एक तो आपको पता है चंद्रवरदाई ने दिया। किसने दिया, चंद्रवरदाई की रचना है जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। क्योंकि पृथ्वीराज का दरबारी कवि था ना, तो पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड जो सिद्धांत दिया है, यानी अग्निकुंड से जो उत्पत्ति बताई है, और वो किसने बताई है, अग्निकुंड जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो किसने किया, बोलो भाई, चंदू ने। चंदू बोले तो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई बोलो कि ये जो लोग हैं वो अग्निकुंड से आए, वो बताया था ना पीपीसीसी। तो सबसे पहले प्रतिहार, प्रतिहार के बाद कौन आए थे, परमार। तो 2 नंबर पे आए परमार, पीपीसीसी। फिर उसके बाद चालुक्य और चौहान अपने पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब राजस्थान इतिहास की जो प्ले लिस्ट आपको चाहिए पूरी कंप्लीट, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा इतिहास, तो इसकी प्ले लिस्ट बनाइए जीके बाय अजय सर यूट्यूब पर। उसकी प्ले लिस्ट में जाओगे तो आप वहां पर कंटिन्यू आपको मिल जाएगी ये। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो चंदू, अच्छा थारो ये फिर कर्तव्य बने, स्टेटस लगाओ सारा जितना भी हो, बस ये तो इस योग चाहिए। क्या और है, इतो बड़ो ना आंसू आ जाएगा, रो लग जुआ। गरीबों के मसीहा की बात को नहीं यार, दिल में शुरू ही है कि करांगा। ठीक है, कुछ करेंगे, कुछ बड़े करेंगे। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड सिद्धांत देता है। ठीक है, उसके बाद अपनी क्लास जिका मास्टर पढ़ा वे भी देखेगा। लेकिन मेन बात यह होनी की घमंड हो, बात को घमंड की बात नहीं। देखो अगर अपना कोई व्यक्ति सिखा ला रहे हो कुछ चीज तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को कुछ चीज समझ नहीं आती तो मैं ही सर्च मार लेता हूँ, तो देखा हूँ सर ये बता ला रहे हो, आगे लो बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है या नहीं है। और अच्छी बात भी है, ज्ञान मिलना चाहिए, इकट्ठा भी मिले, कोई दुश्मन थोड़ी अपना जो बताने वाला। अब तुम कई बार मुझे बताते हो सर ये थोड़ी बात ऐसी हुई थी, ये नमक यहाँ मिला है डीडवाना में, अच्छा अच्छा, फिर तो सीखने को मिला ही है, कुछ आपने कहीं देखा है, तो वो बात है। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड सिद्धांत दे दिया। अब एक व्यक्ति जिसका नाम है पदम गुप्त, व्यक्ति का नाम क्या है भाई, पदम गुप्त। पदम गुप्त ने जो बात कही वो एक छोटी सी कहानी सुना दी इसने, और वो कहानी मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। क्यों गुरुजी, क्योंकि ये टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि इसी क्लास के अंदर पूरा कर दूं। कहानी सुना दी तो फिर टॉपिक को नहीं होगा, कहानी मैं सुनाऊंगा जरूर तुम्हें, या तो कभी और सुना दूंगा पदम गुप्त को लेकर। इसने ग्रंथ लिखा नव सहसाक, नव सहसाक चरित। इसके अंदर जो जानकारी दी है वो किसने दी है, पदम गुप्त ने, परमार वंश की। ये मूंज का दरबारी था,
पद्मगुप्त जो था ना, एक राजा हुआ था मूंज, परमार में मूंज शासक था, उसका दरबार में था ये। मैं तुम्हें इसकी कहानी पूरी बताऊंगा मूंज की। एक लास्ट और लिख लेना, वैसे अलग अलग सिद्धांत काफी मिलते हैं इसके बारे में, आप मेन तीन राजस्थान के संदर्भ में तीन ही याद रखोगे। तीसरा जो याद करना है वो हलायुद्ध। हलायुद्ध व्यक्ति था, वो भी मूंज के दरबार में ही था, ये भी मूंज के दरबार में था। हलायुद्ध ने जो रचना की थी वो की थी अभिधान माला। अभिदान माला। इस अभिधान माला के अंदर भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब अपन बात करते हैं कि इनकी जो शाखाएं थी वो किस प्रकार से थी। तो देखो, अपना राजस्थान में यहां पर आप देखोगे एक स्थान है आबू, आपने सुना है नाम आबू के परमार। तो एक तो इनकी शाखा आपको देखने को मिलेगी आबू, माउंट आबू कहां है, सिरोही में। आबू के परमार ऐसे पढ़ोगे। अब ये नाम आप लगाते चलिएगा हर में, आबू के परमार, जालोर के परमार, मालवा के परमार, बागड़ के परमार, मारवाड़ के परमार, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका था, बहुत बड़ा क्षेत्र था इनका। गुर्जर प्रतिहारों का देखा था ना, बस इनका पूर्व में थोड़ा ज्यादा नहीं गया था, बाकी अच्छा खासा क्षेत्र था इनका। सिंध के परमार और गुजरात के परमार, सिंध और गुजरात, इतना का जो है इनकी शाखाएं देखने को मिलती है मेन में। हम जो देखो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको राजस्थान जालौर वाली पढ़ा दूंगा, बागड़ वाली पढ़ा दूंगा, मालवा वाले भी, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो आबू और मालवा, क्योंकि ये ऐसे बताया जाता है ये दो ही थी जो सबसे शक्तिशाली थी। शक्तिशाली लिख लीजिएगा। अब जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी बात आऊं, राठौड़ वंश पढ़ते हो ना आपने, तो राठौड़ों की राजस्थान में तीन शाखाएं थी। एक तो मारवाड़ के, जो आपको जोरों शोरों से बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ने को मिलती है। दूसरे बीकानेर की, ये भी अच्छी पढ़ने को मिलती है, लेकिन आप देखना किशनगढ़ के जो राठौड़ा वो कभी इतने खास नहीं पढ़ाए जाते हैं, समझ में आई। तो इस प्रकार इनकी भी बहुत है, लेकिन मेन जो है इतिहास वो आबू और मालवा वालों का है। तो आप फटाफट जो है वो ये लिख लो सामान्य जानकारी, फिर आप शुरू करा परमार वंश। कुल देवी और लिख लेना इनकी, कालका माता, कुल देवी कालिका माता। ये इनकी क्या थी भाई, कुल देवी। लिया। अब सुनो आगे, ये अपना भारत है, यहाँ पूरा अच्छी तरह से मैपिंग में समझना इस बात को आप कि क्या कहानी हुई थी। अगर जो एक दो लाइनें नहीं लिखी ना आपने, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पूरा टाइम दूंगा उतारने के लिए, दो तीन लाइनें छोड़ के समझ लो। आपको पता है मैंने यहां पर एक वंश करवाया था तुम्हें, राष्ट्रकूट, याद है क्या। तो कुछ तो ये कहते हैं कि दक्षिणी राष्ट्रकूट में जो शासक हुए थे ना, ये लोग थे उनके सामंत। परमार जो शासक थे ना, ये उनके सामंत थे, कुछ ये बताते हैं इतिहासकार। और यहां से ये आकर अपने यहां पर राज करते हैं। गुरु जी ये बात कैसे पता चलती है, थोड़ा सा इतिहास में एक युद्ध हुआ था, जब वो युद्ध होता है तो यहाँ के जो राजा भागकर शरण लेंगे वो राष्ट्रकूट लेंगे। अब राष्ट्रकूट ही क्यों ली, कहीं और भी ले सकते थे। तो हो सकता है, क्योंकि इतना अपने सीधा ठोक के बात नहीं बोल सकते कि रियल ये क्यों, क्योंकि वो मैंने बताया था ना, ये मुस्लिम आक्रमणकारी थे, इन्होंने जो ग्रंथ वगैरह थे, मंदिर वगैरह थे, उनको जलाया था। तो वहां पर जो भी लिखी हुई इनकी जो किताबें वगैरह थी वो सारी जल गई। तो इतने ज्यादा जो इतिहास का बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं मिलता, ताकतवर थे राजा बहुत। आपको मैं बताऊंगा, तुम हैरान हो जाओगे वास्तव में गुरु जी, इतना ताकतवर जो शासक है वो हमने राजस्थान में वास्तव में नहीं पढ़े। अभी तक हमने जो 3-4 राजा पॉपुलर पॉपुलर पढ़े हैं ना, वास्तव में ये उनसे भी ताकतवर थे, लेकिन इनका इतिहासकारों ने इतिहास पिरोया नहीं, छुप गया इतिहास। कुछ लोग होते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। अब आपको ये लगता है क्या कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बना, उसके जितनी मेहनत कोई व्यक्ति नहीं करता।
भारत में से हजारों लोग मिल जाएंगे जो उसकी जितनी मेहनत करके सोते हैं एक दिन में, लेकिन बेचारे नहीं फेमस हो रहे हैं, इतिहास उनका छिपा हुआ है। और बहुत अच्छे अच्छे मैंने देखे खुद क्रिकेटर, अपने गाँव में देख लो यार, कितने लोग मिल जाएंगे, कितना अच्छा खेलते हैं। या सारे थोड़ी इंडिया टीम में भर्ती होंगे, 11 ही चाहिए पूरे इंडिया टीम में, तो बस वही बात है। अब घटना क्या होती है, पहले मैं परमारों का इतिहास शुरू कर रहा हूं, और सबसे पहले जो मैं आपको शाखा पढ़ा रहा हूं वो लिख लो, आबू के परमार। आबू के परमार। आबू आबू के परमार। परमार, परमार शत्रु को मार, शत्रुओं को मारने वाला है परमार। और वो अपनो राजस्थान, और राजस्थान में ये वाला जो बेल्ट है ये है माउंट आबू वाला, ठीक है। इस बेल्ट पे इनका शासन था। और यहां का जो पहला शासक था उसका नाम था धूमराज। तो धूमराज ने स्थापना कर दी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, आबू के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? धूमराज संस्थापक है। लो गुरुजी, ये स्रोत तो, ये बात तो समझ में आई। दूसरा जो शासक बना उसका नाम था उत्पल राज। ये पहला शासक हो गया। दूसरा उत्पल राज। प्रतिहारों की जो वंशावली शुरू होती है वो किससे शुरू होती है? उत्पल राज से। वंशावली का प्रारंभ हुआ है इसके शासनकाल से। वंशावली का यानी यहां से इसका जो वंश है वो चलना शुरू हो गया, प्रारंभ हुआ। वेरी गुड, इतनी बात याद कर लेना। पहला राजा धूमराज, दूसरा राजा उत्पल राज। और किसके समय से वंशावली का प्रारंभ हुआ? उत्पल राज। अब आएगा तीसरा राजा जिसका नाम है धरनीवरा। तीसरा शासक का नाम है धरनीवरा। चलो अब इसकी कहानी सुनते हैं। ये राजस्थान, इधर इधर वाला हिस्सा चाहिए इसलिए मैं चित्रादय बना रहा हूं। इधर है गुजरात, और गुजरात का जो शासक था उसका नाम था भीमदेव। चालुक्य राजा राज कर रहे थे यहां। और यहां का जो शासक था वो कौन था? भीमदेव। यहां का राजा कौन था? भीम। तो सॉरी, भीमदेव नहीं, पहले मूलराज आएगा, भीमदेव इसके बाद आएगा मूलराज। यहां का राजा कौन था? मूलराज। और आबू का जो शासक है वो कौन है? धरनीवरा। तो ऐसे बताते हैं कि इसने मूलराज सोलंकी को जो है उसे हार गया था। ये जो शासक है मूलराज सोलंकी, इसने आक्रमण किया जिससे इसकी क्या हुई? हार हुई। और ये भाई जैसे ही आ रहा, ये भाग लिया यहां से और भागकर शरण ली। कहां पर? अब बताओ कहां जाएगा ये शरण लेने? किसके सामंत थे ये? राष्ट्रकूट। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने राष्ट्रकूट के शासक धवल के पास शरण ली। धवल एक राजा हुआ था, उसके पास जाकर क्या ली? शरण। तो सुन लो ध्यान से एक बार और। धरनीवरा राजा कहां का था? आबू का। धरनीवरा ने और मूलराज के बीच, दोनों के बीच युद्ध होता है। मूलराज गुजरात का राजा था, उसमें हार किसकी होती है? धरनीवरा। और धरनीवरा भागा और भागकर शरण किसके पास लेता है? राष्ट्रकूट के शासक धवल के पास ले ली शरण। बस इतनी कहानी है, ये भाग लिया। इसके बाद एक नया शासक बना जिसका नाम था धंधुक परमार। धंधुक ने पुनः आबू जीत लिया और आबू पर अधिकार कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट शासक है धंधुक। देखो आप एक बात याद रखना, पड़ोसी जो राज्य होगा ना वो हमेशा दुश्मन रहेगा। वो सोचेगा कि इस क्षेत्र को मैं जीत लूं और मेरे अंडर में कर लूं। थारा पड़ोसी देखो, थारा दुश्मन है कौन? पड़ोसी दुश्मन है कौन थारा? थारा आगे कौन? मन में बहुत कुछ चला है, है कौन? थारा सामने कौन के भी बात? ये राजस्थान अपना, आज के लोगों तुम, और आज का राजस्थान बना के समझाना पड़ेगा। इधर है गुजरात, और अब गुजरात का जो राजा पहले कौन था? मूलराज। और अब जो शासक बना वो भीमदेव। अब जो शासक बना वो कौन बना? और यहां पर आबू, अब दुश्मनी तो चल गई इनकी आबू वालों की इनके साथ। अब बताओ यहां का शासक कौन है? धंधुक। परमार शासक अब कौन है? धंधुक।
तो बताते हैं भीमदेव ने आबू पर आक्रमण किया और यहां पर जो धंधुक था उसकी हार हो जाती है। धंधुक हारा, और जैसे ही धंधुक हारा तो इस भीमदेव ने भीमदेव ने आबू का प्रशासन जो है, आबू में बिमल शाह को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया भाई? बिमल शाह। बिमल शाह को नियुक्त कर दिया। अच्छा, नियुक्त किसके लिए? कि आबू का जो प्रशासन है अब वो कौन संभालेगा? जैसे प्रशासन संभालने का काम एक राजा का होता था पहले, और अब क्या कि आबू का प्रशासन कौन संभालेगा? बिमल शाह। और बिमल शाह को जैसे ही नियुक्त किया यहां पर, तो बिमल शाह ने 1031 में यहां एक मंदिर बनवाया जिसे अपने दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से जानते हैं। 1031 में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो प्रश्न आता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है कहां? आबू में। किसने बनवाया था? बिमल शाह ने जैन मंदिर का निर्माण करवाया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो जैन मंदिर है दिलवाड़ा का, ये कौन से धर्म का है, कौन से संप्रदाय का है? जैन का। आपको जो बात याद रखनी है, ये 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का? 5 मंदिरों का समूह है। बहुत शानदार मंदिर है। अयोध्या का राम मंदिर देखा ही होगा आपने, तो उसके जैसा ये मंदिर दिखता है देखने में। दिखाऊंगा अभी तुम्हें, चित्र है मेरे पास। दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू के अंदर है। निर्माण बिमल शाह ने करवाया और 5 मंदिरों का ये समूह जैन संप्रदाय का है। गुरुजी, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का और कोई उपनाम है क्या? तो लिखो इसका उपनाम। किसने बनवाया था? तो बोलो बिमल शाही मंदिर। इसको किस नाम से जानते हैं? बिमल शाह के नाम से। तो बिमल शाही मंदिर भी इसे कहा जाता है। अच्छा गुरुजी, ये किसको समर्पित है मंदिर? यानी किसकी याद में बनाया गया है? यानी जैन धर्म का, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, ये किसकी याद में है? यह ऋषभ देव, से आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव जी जो है वो प्रथम तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? और ये कौन से हुए थे 24 में से? पहले 24 में महावीर स्वामी। तो गुरुजी दिलवाड़ा जैन मंदिर दिखाओ। ये तो मैं कौन पढ़ा, देख लो पढ़ो के कौन थे। दिख रहा है? वाओ। अरे फोन छोड़ दे के फोटो खींच ले चल। अब देखो सामने से ये मंदिर ऐसे दिखता है, और साइड पोज ये लिया, 5 मंदिरों का समूह है। ये है कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कितना शानदार है दिलवाड़ा जैन मंदिर। अब मुझे ये बताओ, एक प्रश्न अभी पूछता हूं, देखो दिमाग में साफ हो को नहीं हो था। किस आबू या परमार शासक के समय बना था? शासक कौन था? अरे धंधुक कौन था? अब धंधुक से आबू छीन लिया और उसका प्रशासन किसे नियुक्त कर दिया? बिमल शाह को। तो भाई साहब भग लिया यहां से। और एक शासक था परमार शासक ही, इसका नाम है भोज परमार। और भोज परमार जो इस समय था वो क्योंकि इनकी अलग अलग शाखाएं थी ना, तो ये कहां था? चित्तौड़ के अंदर। तो भोज परमार के पास क्या ली इसने? शरण ली। भोज परमार शासक वही है जिसने चित्तौड़गढ़ के अंदर त्रिभुवन जो मंदिर है, त्रिभुवन नारायण शिव जी का मंदिर है ना, वो बनवाया था। लिख लो जल्दी जल्दी। अब एक बार देखो, सुनो वापिस। धंधुक परमार शासक था, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। भीमदेव ने आक्रमण किया इधर आबू पे, और जैसे ही आबू पर आक्रमण, धंधुक हारा और हाकर यहां से भग लिया। ये तो भागा यहां से, और भागकर शरण किसके पास ली? जाकर भोज के पास ले ली शरण। अब देखो भीमदेव ने आबू के अंदर अब बिमल शाह को नियुक्त कर दिया, और दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू के अंदर जो है वो बनाया बिमल शाह ने। 5 मंदिरों का समूह है, उपनाम बिमल शाही मंदिर। और ऋषभ देव जी को ये मंदिर जो है वो क्या है? समर्पित है। अब बोलो समझ में आ गया सभी को?
एटीट्यूड के दिखाओ रहते थारा, कोई बात पूछ तो ईमानदारी से जवाब क्यों दो? हैं? तुम जो अभी कर रहे हो ना वो एटीट्यूड नहीं है, वो अपने चर्चा की थी, वो क्या है, बदतमीजी है। वही एक्सक्यूज मी, तेरे जैसे 500 आते हैं मेरे पास एक दिन में। अरे यार, हमारी भी कोई अंडरवर्ल्ड में। अच्छा, लिखने का देखो, अच्छा कहानियां नहीं लिखते होते, कहानियां सुनने की होती है। एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा, जितना मैटर मैं लिख रहा हूँ उससे बनेगा। मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, यहाँ से दिखाऊंगा, ये देखो ये प्रश्न आया हुआ। कैसे कि धंधुक के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। ऐसी चीजें याद करो। देखो, भीमदेव ने आक्रमण किया आबू पर। अब आप इतनी बात क्यों लिख रहे हो? यहां से आ रहा है ये कहानियां नहीं आती कभी एग्जाम में, इतने दिए हैं। सीधा याद रखो प्रश्न आने वाली चीजें कि भीमदेव ने पूरी कहानी लिखी हुई है। ऐसे कह रहे हो आप कहानी लिखी हुई है, तो लिख लो, लिखो फिर। मैं तो जानबूझ के, अब तो चलो पूरा इतिहास ही मैं ऐसे लिखा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, लिखो। भीमदेव वह कौन था? धंधुक के मध्य युद्ध में भीमदेव की विजय हुई। भीमदेव की क्या हुई? विजय। तो भीमदेव जीत गया। अब भीमदेव ने जीतने के बाद ये लिख लो, भीमदेव ने आबू में विमल शाह को नियुक्त किया दिया। अब ये कहानी समझ में, विमल शाही मंदिर बनवा दिया इसने। फिर धंधुक यहां से भागा और भागकर शरण किसके पास ले ली? भोज के पास। भोज परमार। और भोज परमार कहां था इस समय? चित्तौड़गढ़ में। बस सिंपल सी बात है। मैं ये लिख दूंगा कहानी, अगर थारा छोटी छोटी लिख दूंगा, एक लाइन की ज्यादा बड़ी को लिखूंगा, क्योंकि कहानी सिर्फ सुनने के लिए होती है, पर्सन जो आएंगे वो इधर से आ जाएंगे। तो चलो फिर आगे। तो धंधुक भागकर भोज परमार चित्तौड़गढ़ में जाकर शरण ले ली, ठीक है। और ये मंदिर देखो कितनी खतरनाक कलाकारी की हुई है इसके अंदर। मेरे पास एक चित्र और था इसका, वो आया नहीं यहाँ पर। इसके ऊपर वाली छत देखोगे ना आप, तो इस प्रकार से छत बनी हुई है। इस प्रकार से यहाँ रानियों की ऐसे मूर्तियां लगा रखी है, बना बना कर इस प्रकार से। और बहुत शानदार कलाकारी की गई है ऐसे, इस प्रकार से। और फिर बीच में फिर डिजाइनिंग, फिर यहाँ पर इस प्रकार से मूर्तियां, बहुत सुंदर। आप थान लेके जाऊंगा मैं दिलवाड़ा जैन मंदिर सारा ने, पिकअपड़ी भर लूंगा और यहाँ ट्राली में बिठा लिया और थाने। अब देखो, अब लिखो आगे। बंदूक के बाद जो राजा बना उसका नाम था धारा वर्ष परमार। कितना नंबर है? लिखो, धारा वर्ष परमार। अब जो नेक्स्ट राजा बना है वो कौन है? धारा वर्ष परमार। वास्तव में प्रतिहारों में इसके जैसा राजा कोई नहीं था। थे अपनी अपनी जगह सभी, लेकिन जैसे अपने पढ़ेंगे तो यह 56 वर्ष तक शासन करता है। छप्पन वर्ष तक क्या किया इसने? शासन किया। प्रतिहारों परमारों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? अगर आपसे पूछे प्रश्न, तो शक्तिशाली शासक है कौन? धारावर्ष परमार। शक्तिशाली गुरुजी समझे को नहीं? ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जिया एक भैंसा होगी, एक भैंसा होगी, एक भैंसा होगी, कितनी भैंस होगी? और ये खड़ा धारावर्ष परमार, हाथ में ले रखी है धनुष। ऐसे बताते हैं कि एक तीर में तीनों भैंसों को क्रॉस कर देता था। तीनों भैंसा या पेट में अगर तीर काट दे तो, मैं तुम्हें एक छोटी सी बताऊं, जानवर की खाल मोटी बहुत और भैंस की तो भी बहुत मोटी है। अगर आप बंदूक मारोगे ना तो वो पार नहीं होगी। बंदूक की स्पीड पता है कितनी तेज जाती है? अगर बंदूक मारते हैं ना तो वो पार नहीं होती। और सोचो, इसने सिर्फ बाण के जोर से तीनों भैंसों को पार कर दिया, चीरता हो वो भी, बहुत बड़ी बात है। तो प्राचीन काल में अभी तक थे सुने महाराणा प्रताप के बारे में, कि दिवेर युद्ध में सुल्तान खान को एक तलवार से घोड़े समेत काट दिया था। तो यार ये भी कम थोड़ी है। मतलब एक, मतलब कितनी ताकत लगाई होगी इसने वान पर, कि वो वान
गया सीधा उसके। अब जैसे मैं तुम्हें एक बात हूँ, एक अपना राजा बप्पा रावल, बप्पा रावल कहते हैं कि 2-2 भैंसों को एक बार में ऐसे काट देता था। भैंस को 2 काटनी 100 की बात को नहीं है, एक बार में है ना। अब लोगों से लकड़ी नहीं कटती, यहाँ लकड़ी मारन जोर की एक बार 2-2 भैंसा नहीं, और उनके अंदर कितनी मजबूत हाडियां बेसारियां अलग करनो, बहुत बढ़िया। लेकिन इनको खाना भी बहुत होता, 3-3 बकरा खाता है एक टाइम का, 2-2 टाइम का। तो वो बात है गुरुजी, हम क्यों विश्वास करें आपकी बातों पर कि इसने जो है 3-3 भैंसों के जो है वो छेद कर दिया पेट में। तो देखो ये चित्र, ये है कौन? धारावर्ष। और धारावर्ष जो है, ये चित्र देखो, ये चित्र जो मिला है वो अपने धारावर्ष का। ये चित्र किसका है? धारावर्ष। धारावर्ष का चित्र ये हाथ में बांध ले रखा है इसने। अब ये उस समय का देखो, जब तो कहूँ कि अपने ग्रंथ वगैरह मिलेगा लिखना, जब करके दिक्कत होगी, क्योंकि मिले कुछ थोड़ी बहुत जानकारी। अब ये चित्र मिला धारावर्ष का, ठीक है। अब धारावर्ष इस प्रकार से था, और इसने ये देखो, ये होल रहा एक होल, और ये रहा, और एक होल जो है वो चिप गया इसके पीछे। इसमें दिख रहा, हाँ ये दिख रहा है ना, ये रहा। तो तीनों भैंसों को, तीनों बेल को ऐसे पेट में से जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये था अपना शासक कौन? धारावर्ष। और धारावर्ष में आप एक बात और याद रखना कि ये जो गुरुजी हम देखने जाए तो ये कहाँ मिलेगा? मंदाकिनी कुंड है सिरोही मचलेश्वर मंदिर के पास, वहां लगा हुआ है ये तीनों, ये चित्र। तो लिखो अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर मंदिर में एक कुंड है, कौन सा? मंदाकिनी। तो ये वहां पर लगा हुआ है सिरोही के अंदर। तो ये है अपना वर्ष शासक। लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट। एक युद्ध होता है काइंद्रा का युद्ध, इसी राजा के अंदर लिखना काइंद्रा युद्ध। काइंद्रा का जो युद्ध है सिरोही में होता है 1178 के अंदर। कब होता है? 1178 के अंदर। और ये जो युद्ध है वह आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करता है। तो एक तरफ गोरी खड़ा सेना लेकर, दूसरी तरफ गुजरात का शासक भीमदेव, नहीं सॉरी मूलराज था ये, मूलराज द्वितीय। चालुक्य शासक था मूलराज, मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय बच्चा था, एक बड़ा नहीं था ये राजा। यहां पर इसकी माता, जिसका नाम हम पढ़ते हैं नायिका देवी, उसने नेतृत्व किया था। माता नायिका देवी ने नेतृत्व किया, और इसका नेतृत्व यह था कि मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा था। भाग्यो जान बचा के हटो, मां छोड़ दादी मारा गई। गोरी भाग्यो, गोरी आक्रमण देखो, एक बात और बताता हूँ, गोरी इस राजस्थान वाले एरिया से प्रवेश भी नहीं कर पाया था भारत के अंदर। ये आया कहाँ था? हरियाणा पंजाब प्रांत होता हुआ वहां से आया, प्रवेश करने नहीं दिया हमने। वास्तव में मुझे बहुत गर्व होता है कि ए भगवान, मुझे अगले जन्म में अगर कभी इंसान बनाए तो राजस्थान की धरती के ऊपर ही जो है वो भेजना। गर्व है अपने को कि अपने राजस्थान, और सबसे बड़ा गर्व ये है कि मैं अनूपगढ़ जिले का हूं, सबसे बड़ा योद्धा क्षेत्र में। गंगानगर मानगढ़ योद्धा क्षेत्र के नाम से है या नहीं प्रसिद्ध है? तो ऐसे ही थोड़ी है। इसके बाद आप लिखो आगे। अच्छा, इस युद्ध में गुरुजी अब फिर काइंद्रा का युद्ध हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जो मैं आपको शासक पढ़ा रहा हूं धारावर्ष, वो इस युद्ध में आता है।
मूल राज की सहायता करने के लिए। तो धारावर्ष भी था और एक चौहान शासक भी था जिसका नाम क्या है, कीर्तिपाल चौहान। तो इस युद्ध में कीर्तिपाल चौहान भी सहायता करने के लिए आया था। तो कौन कहता है राजस्थान वाली में एकता नहीं थी? ये एकता नहीं तो और क्या, चौहान भी खड़े हैं, परमार भी खड़े हैं और चालुक्य भी खड़े हैं। मूल इनका पड़ोसी है, दुश्मन है, तो भी जा रहे हैं देखो सहायता करने के लिए। जानकारी मिलती नहीं है ग्रंथ, क्योंकि आज जानकारी मिलेगी तो फिर अपनों लोगों को इतिहास कौन बढ़ो तकड़ो भी वास्तर। चलो आगे और पढ़ा। काइंद्रा का युद्ध कंप्लीट। अच्छा, एक धंधुकर जो शासक था उसमें एक बात और लिखना है, इसकी विधवा पुत्री थी। इसमें धंधुक में एक बात और ऐड करना, धंधुक में मैं यहां लिखा रहा हूं, धंधुक की विधवा बेटी थी, एक विधवा पुत्री, जिसने सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्वार करवाया था सिरोही के अंदर, है ना। सिरोही में स्थान है बसंतगढ़ ने, बसंतगढ़ में, बसंतगढ़ कहां है? बसंतगढ़ में, बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर वह सरस्वती बावड़ी। जीर्णोद्वार का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण, यानी खंडित हो गयो कोई तो बिना वापिस बनानो का जीर्णोद्वार करवाया। अब एक बात और याद रखना आप, यहां का जीर्णोद्वार करवा दिया। ये प्रश्न आया एग्जाम में, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर कहां मिलेंगे? सिरोही में। सूर्य मंदिर की अगर आप बात करें सर्वाधिक, तो बताओ वो राजस्थान के कौन से जिले में? सिरोही में। ऐड करना ये बात। सर्वाधिक सूर्य मंदिर राजस्थान में कहां है? सिरोही में। अब लिखो इसके बाद नेक्स्ट शासक लिखो 6 नंबर का सोम सिंह। नेक्स्ट जो राजा है उसका नाम क्या है? सोम सिंह। इसका पुत्र था लुवन साई, पुत्र लुवन शाही। तो पत्नी, पत्नी का जो नाम था वो था अनुपमा देवी। तो लुवन साई और अनुपमा देवी की याद में नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। नेमिनाथ हुए थे ना जैन धर्म में तीर्थंकर, तो नेमिनाथ जैन मंदिर बनवाया। नेमिनाथ जैन मंदिर जो है वो बनवा दिया, और इसके बेटे के नाम पे इस मंदिर को लुवन साई मंदिर भी कहते हैं, याद रखना ये बात। नहीं, इसका नाम क्या था? लूणा नहीं है, लुवन है। लूणा वो हाथी को नाम हो, लुवन साई मंदिर जो है वो यही है। ठीक है, अब लास्ट बात लिखो। इसके बाद एक शासक है लुम्बा, राजा का नाम क्या है? लुम्बा। तो लुम्बा ने क्या किया? लुम्बा का ठग हुआ सिरोही को संस्थापक। सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? लुम्बा। तो सिरोही में लुम्बा आया, लुम्बा ने प्रतिहारों को, सॉरी, परमारों को यहां से भगाया और सिरोही पर राज किया। तो सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? और यहां पर ये 1311 में स्थापना की थी इसने, और 1311 में अबू वाली शाखा परमारों की समाप्त हो जाती है। तो आप लाइन लिखो 1311 में, नई लाइन में लिखो 1311 में जालोर के राव लुम्बा ने परमारों से चंद्रावती छीना। 1311 में राव लुम्बा ने, जालोर के लुम्बा ने जालोर के
लुम्बा ने परमारों से सिरोही, सिरोही की राजधानी क्या होती? चंद्रावती, चंद्रावती छीन लिया। तो एक बात और याद रखना, ये आबू वाले जो राजकुमार थे इनकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, उसका नाम क्या था? चंद्रावती। तो शुरू शुरू में जड़सा खा लिखी नहीं, वहां भी एक साइड अगर खाली जगह है तो वहां पर आप ये लिख लो कि इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी। बताओ, परमारों की राजधानी शुरू में आबू वालों की कौन सी थी? चंद्रावती, चंद्रावती सिरोही के अंदर। तो राजधानी याद रखना चंद्रावती, और चंद्रावती कट है सिरोही। तो ये इनकी राजधानी। अब तुम उठा लो, ये कंप्लीट हो गया आबू की शाखा, आबू की शाखा कंप्लीट। मैं एक शाखा और करवा दूं, छोटी सी है, फिर उसके बाद तुम लिख लेना जालोर परमार, जालोर के परमार। जालोर जो शाखा वो आबू से निकली है, क्योंकि आबू के बाद ये जालोर में चले गए थे। आबू से निकली शाखा ये, क्योंकि आबू पर तो किसका अधिकार हो गया? माउंट आबू पर, यानी सिरोही पे लुम्बा का। तो यहां से निकल कर ये कहां चल गए थे? जालोर। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो 10वीं सदी में शासन किया था इस शाखा में, यानी 900 समथिंग, 10वीं सदी के अंदर इन्होंने क्या किया था? शासन। अब यहां के शासकों की मैं आपको बात बताऊं तो यहां का जो शासक है वो पहला है वाकपति राज। लिखो, वाकपति राज। 960 से 985 राज किया कंप्लीट। 960 से 985 इन्होंने क्या किया? शासन। तो ये थी जालोर के परमार की शाखा। यहाँ एक दिन में काल को न्याय हो गई, पूरा करना ही है। मैं तो लक्ष्य लियो कि हो जाएगा। अभी मालवा के पढ़े हैं, और मालवा के बाद अगर अपने देखें तो बागड़ के परमार, तो ये भी पढ़ेंगे। बाकी है छोटा, 20 एक लाइन 15 एक लाइनों का टॉपिक हो रहेगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो एक बार मैं पूरा रिवीजन कर देता हूँ ये जो पढ़ा अपनों ने आज, परमारों का इतिहास। सबसे पहले देखो, परमार का शाब्दिक अर्थ क्या? शत्रु को मारने वाला। प्रत्यार के बाद कौन से आए थे? परमार आए। प्रत्यारों के बाद कौन आए? परमार। चंद्र प्रदाय कहता है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, आग निकल आए। और पदम गुप्त लिखता है नव, कल मैं कहानी भी सुना दूंगा ये पदम गुप्त वाली, ठीक है? तो कल वो परमार वाली है, तो मैंने सोचा आज पूरा कर देंगे, तब नहीं सुने, कल बताऊंगा ये कहानी कि कैसे आई ये लोग। नव सह सांक चरित जो रचना की थी वो किसकी है? पदम गुप्त की। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और जो हला युद्ध है वो अभिधान माला ने, अभिधान माला की रचना की थी अभी हला युद्ध ने। ये दोनों किसके दरबार में थे? मूंद शासक हुआ था, उसके दरबार में थे। चलो नेक्स्ट, शाखाएं आबू के परमार, जालोर के परमार, मालवा, बागड़, मारवाड़ और सिंध और गुजरात के परमार। राजधानी क्या थी इनकी? चंद्रावती। पहलो शासक धूमराज, सिंपल याद रखो धूमराज, धूम धूमु स्थापना करती। दूसरा है उत्पल राज, इसके समय वंशावली शुरू होगी। तीसरा जो शासक है उसका नाम है धरनीवरा। तीसरा हो गया धरनीवरा। धरनी में 3 अक्षर है, 1 2 3, वरा भी 3 ही है। धरनी ने क्या किया? गुजरात के मूल राज से पंगे लिए, इसकी हार हो गई, शरण ली राष्ट्रकूट के राजाओं के पास। उसके बाद धंधुक परमार मोस्ट इंपोर्टेंट शासक। अब देखो समझो एक बार और, जो ऐड करने वाली बातें वो कर लेना आप। भीमदेव ने आबू पे आक्रमण किया, तो भाई साहब भागकर उसके भोज के पास चला गया। अब आबू किसके पास है? भीमदेव के पास। तो भीमदेव ने आबू में बिमल शाह को नियुक्त कर दिया, और बिमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया, जो 5 मंदिरों का समूह है, बिमल शाही मंदिर कहते हैं। और समर्पित किसको है? ऋषभ देव जी को। इसकी विधवा पुत्री थी जिसने बसंतगढ़ सिरोही में सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी बनवाई। बावड़ी पता है ना सभी को क्या होता है? बावड़ियों का शहर बूंदी। बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं होता है बनाया हुआ। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है। धंधुक भागकर कहां चला जाता है? चित्तौड़ में। फिर धारावर शासक हुआ, और मैंने कहा था 3 भैंसों को, यानी तीरना बहुत बड़ी बात होती है, शक्तिशाली शासक है।
शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ 56 वर्ष शासन किया। ये इधर धारावर्ष का चित्र लगा हुआ है। और अगर आप ये 3 बेसवाड़ा चित्र देखना तो अचलेश्वर मंदिर कहाँ है? सिरोही में। अचलेश्वर मंदिर कहाँ है? अचल बिगड़ियो रोही के अंदर, अचल गठा बिगड़ियो रोही में, और बसंती भी गड़ गई रोही में। रोही किने बोला आपने? खेत नहीं तो बोले। तो रोही में जाओगा तो बसंती भी आवेगी, गब्बर भी। बसंती के बाद रोही में गब्बर भी नाचो, तूड़ी की पांड सको आप ही नाचो। काइंद्रा का युद्ध 78 में, मोहम्मद गोरी और मूलराज। देखो यहाँ माता ने भी एक भूमिका निभाई, नायिका देवी ने, और इसको धूल चटा दी थी मोहम्मद गोरी को। ये गुजरात के शासक, ये जो सोलंकी शासक थे ना, इन्होंने राज कहाँ किया था? गुजरात में किया था। सोम सिंह, पुत्र लुवन शाही और पत्नी अनुपमा देवी में नेमिनाथ का जीर्णोद्वार करवाया था। और फिर लुम्बा आया, लुम्बा ने आकर सिरोही में चौहान वंश की स्थापना कर दी और इनसे आबू छीन लिया। अब मैंने दूसरी शाखा कौन सी करवाई? जालोर के परमार। आबू से निकली है ये शाखा, 10वीं सदी के आसपास शासन किया था। वाकपति राज इनका इंपॉर्टेंट शासक है, जो 960 से 985 तक शासन करता है। बस इतनी बात जानकारी मिलती है। अब देखो, सोच के देखो, अगर वाकपति आपके टाइम में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। आज हमारा काल है, हम जी रहे हैं, हमने कुछ ना कुछ तो किया है। लेकिन अगर हमारी जो बातें इंस्टाग्राम पे ना लिखे कोई, आप खुद ही लिखना अपना राइटर दो फेसबुक पे, आज मेरा जीवन संगनी से मिलन अच्छा हुआ, तो ऐसी ऐसी बातें, ये देखो मेरी, तो हमने वो इतिहास छोड़ दिया। फेसबुक पर जिंदगी भर पड़े रहे, वो इंस्टाग्राम पे आपको कहीं देखो गाइस, ये तो वो चीज है। चलो कोई बात नहीं है, परमार समझ में आएगा जितने कराए जालोर और उसके। मेरे को थोड़ा सा ये बताओ, आप नहीं आए तो फिर मैं थोड़ा और इसमें परिवर्तन करूं, बोलो। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ना तुम, कल मालवा और बागड़ वाले वो कर लेंगे अपने। अच्छा, मैं तुम्हें अब एक जानकारी और दूं, ठीक है? अब वो जानकारी और सुन लो सारे। ये राजस्थान, देखो पूरी इतिहास मैं फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन क्लास प्रतिदिन एक दिन बाद एक दिन आएगी, ऐसे नहीं है। लेकिन कईयों का पेपर वगैरह है, वो सोचता कि मैं इकट्ठा जियोग्राफी कर लूँ, क्योंकि नए जिलों पर आधारित चेंज तो वही है, कल्चर कर लूँ, हिस्ट्री कर लूँ। तो इसका अगर कंप्लीट कोई कोर्स लेना चाहे तो विजन एप्लीकेशन से ले सकता है, 351 का है। बाकी मैं तो पूरा करवाऊंगा यूट्यूब पे फ्री। अच्छा, अब बात करें अपने नोट्स की, ठीक है? अब नोट्स की बात देखो, राजस्थान की जियोग्राफी के मेरे द्वारा, खुद मेरे द्वारा क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, नए जिलों पर आधारित। ये प्रश्न आपको एक टॉपिक, जैसे उद्योग वगैरह में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, ये कुछ नदियां ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे प्रश्न कन्फर्म आएंगे। उनके प्रश्न आपको 100 भी मिल जाएंगे, किसी के 70 भी मिल जाएंगे। बाकी एवरेज देखने को मिलेगी 50 से 60 प्रश्नों की। जैसे जलवायु टॉपिक है तो उससे 50 के 60। वो जो एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न, इसमें 3 प्रकार से हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। बहुत टाइम हो गया इसमें मेरे को मेहनत करते हुए। 3 टाइप से इसमें क्वेश्चन प्रकार के जो है वो टाइप किए। ये फ्री मिलेगी आपको, बिल्कुल वो बता दूंगा किस प्रकार से आपको उपलब्ध लेनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो, इसमें एक तो होंगे आपको इजी वे में जो आप कर सकते हो, ठीक है? फिर दूसरे और चरण में बढ़ोगे तो तुमने अगर अच्छी तरह समझ के किया होगा तो उन प्रश्नों कर पाओगे। और तीसरों में तुम्हारा ज्ञान चेक किया जाएगा वास्तव में कि तुमने पढ़ाया या मजे किए हैं कोचिंगों में। तो इस तीनों टाइप के प्रश्न, अब तीनों टाइप का मिश्रण देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे प्लस, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने बदल दिया न्यू जिलों के आधार पे। न्यू जिलों के, जैसे अब मल्लीनाथ का मेला कहाँ लगता है? बालोतरा बाड़मेर में लगता था पहले, अब कौन से जिलों में लगता है? बालोतरा में। तो प्रश्न का पैटर्न वही है जो एग्जामिनर पूछता है, लेकिन हमने उनको बदला है, ठीक है? तो ये जो आपको मिलेगी वो विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, 8 मार्च को मिलेगी ये, 8 मार्च को विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसके आप यहाँ पर 3 डॉट होंगे, तो उसमें जाओगे तो उसमें लिखा होगा फ्री कंटेंट, ठीक है? और इसका अगर फिर भी आपको नहीं मिलती है तो मैं ना, आप जो ये चैनल खोलोगे ना डिस्क्रिप्शन, तो इसके नीचे यहाँ पर मैं वो है लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे, ठीक है? और जो सारे नोट्स मिल जाएंगे राजस्थान के भूगोल के, राजस्थान इतिहास के, सारे इसी के ऊपर मिल जाएंगे। ये तो मैंने क्वेश्चन की बुक की बताई है, क्वेश्चन बैंक। 8 मार्च को आपको कंप्लीट जो नोट्स है, अब जैसे अपना जियोग्राफी नए वाली मार्च में कंप्लीट हो जाएगी शायद, तो 8 मार्च तक जितनी कंप्लीट हो जाएगी उतने टॉपिक तो चढ़ा देंगे। कुछ जो टॉपिक बाद में होंगे वो 4-5 टॉपिक और ऐड कर देंगे, क्योंकि इतने तो पढ़े एक बार, एक दिन में थोड़ी सारा भूगोल पढ़ देंगे। ऐसे ही राजस्थान का इतिहास है, और ऐसे ही जो अपने पार्ट भी, पशु परिचय वगैरह जितने नोट्स होंगे वो सारे विजन एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।